नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्राइम की घटना है वो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में थाना सिरगिटी के प्रभारी शांत कुमार साहू सुबह करीब 10 बजे अन्य पुलिसकर्मियों को कोरोना प्रकोप से संबंधित आवश्यक निर्देश देने में मशगूल थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक बार फिर लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके थे। उसे सख्ती से पालन के लिए राज्य सरकारों को भी विशेष हिदायतें दी गई थी। पुलिस को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। छत्तीसगढ़ में भी उसी दिन से लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसके चलते पुलिस के कंधों पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। इस मुद्दे को लेकर कई तरह की भ्रामक चर्चाएं भी गर्म थी। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को विभिन्न कार्यभार सौंपे जा रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति काफी घबराया हुआ थाने में घुस आया। शांत कुमार उसके उड़े हुए चेहरे की रंगत देखकर समझ गए कि वो जरूर किसी गंभीर परेशानी में है। उन्होंने उसे वहीं थोड़ी दूर पर बैठने का इशारा किया। वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। कुछ मिनट बाद थाना प्रभारी ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम कौन हो? साहब, मेरा नाम राम प्रसाद साहू है। मैं खरकेना कोड़िया पार से आया हूँ। मेरे छोटे भाई सुरेश कुमार साहू की हत्या हो गई है। उसका शव एक अनजान वीराने घर में पड़ा हुआ है। कहते हुए वो रोने लगा। थाना प्रभारी ने पहले उसके लिए एक गिलास पानी मंगवाया। पानी पीने के बाद थाना प्रभारी ने उससे कहा, अब बताओ कहाँ पर हत्या हुई है, उसके बारे में क्या जानते हो? जी साहब जी, कल शाम अंधेरा होने पर मेरा छोटा भाई किसी दोस्त के यहाँ जाने को कहकर बाइक से निकला था। उसकी रात में ही किसी ने हत्या कर दी। हत्यारों ने उसका काफी बेरहमी से खून कर दिया है। आप अभी वहां पर चलिए, सब वही वीरान घर में पड़ा हुआ है। हत्या जैसे गंभीर मामले को सुनकर थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि वहां हत्या हुई है? क्या तुम भी उसमें शामिल थे? सब कुछ सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। इसी के साथ थाना प्रभारी ने एक कांस्टेबल को उसकी पूरी बात लिखने के लिए कहा और खुद मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे। राम प्रसाद बताने लगा, साहब जी, मेरा भाई घर से जब निकला था तब उसके हाथ में एक थैला था। उसमें पूजा पाठ और दान का कुछ सामान भी था। उसने जाते हुए कहा था कि थैले में पुजारी सुभाष दास का कुछ बचा हुआ सामान है, यही सामान पुजारी को देने जा रहा है। फिर क्या हुआ? थाना प्रभारी के टोकने के बाद राम प्रसाद आगे बोला, देर रात तक जब वो नहीं लौटा तब मैं उसके बताए पुजारी के पास जाने के लिए निकला, किंतु पुजारी के रहने वाले स्थान से काफी पहले ही मुझे वीरान खंडरनुमा घर के दरवाजे के बाहर उसका थैला दिख गया। उसमें वो सामान नहीं था जो वो लेकर गया था, लेकिन मैंने उस थैले को पहचान लिया था क्योंकि वो मेरे घर के बरामदे में ही 2 हफ्ते से टंगा हुआ था। वही मेरे भाई की एक झाड़ी में चप्पल भी दिख गई। कुछ ही दूरी पर मेरे भाई की मोटरसाइकिल भी नजर आ गई। मैं समझ गया कि हो ना हो भाई इसी मकान में होगा। मैंने उसके अधखुले दरवाजे से अंदर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां का दृश्य देखकर मैं डर गया और भागा भागा सीधा आपके पास आ गया। आगे का वर्णन मैं नहीं कर सकता, आप खुद ही चलकर वहां पर देख ले और मेरे भाई के हत्यारे को पकड़िए। ये बात 13 अप्रैल 2021 की है। राम प्रसाद के बयान के आधार पर पहले उसकी तरफ से थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद थाना प्रभारी तत्काल घटना स्थल के लिए कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर निकल पड़े। साथ में राम प्रसाद साहू को भी ले लिया। घटना स्थल ठीक वैसा ही था जैसा राम प्रसाद साहू ने थाने में बताया था। वहां पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया, जो वास्तव में काफी विवश और डरावना था। वही सुरेश साहू की छत विच्छेद शव पड़ा हुआ था। उसके चेहरे और शरीर के दूसरे कई हिस्से जख्मी थे, जिनसे खून निकलकर सूख चुका था। पास में ही खून से सनी एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और पूजा पाठ के मुख्य सामान बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूजा पाठ के बाद उसकी बलि चढ़ाई गई हो। ये घटना बीती रात 12 अप्रैल की थी।
उस दिन अमावस्या की काली रात थी। शांत कुमार साहू को समझने में देर नहीं लगी कि सारा घटनाक्रम तंत्र मंत्र और नरबली से जुड़ा हुआ है। जांच पड़ताल के अलावा राम प्रसाद के बयानों के अनुसार ये तथ्य सामने आया कि सुरेश साहू तंत्र मंत्र में बहुत भरोसा करता था। वो 2 तांत्रिकों के संपर्क में भी था। अब सवाल ये था कि आखिर सुरेश साहू की हत्या किसने की, तांत्रिक पुजारियों ने या फिर किसी और ने। तांत्रिक के कहने पर उसकी नरबली दे दी। मामला गंभीर होने के बावजूद पुलिस को कोई वैसी सूचना या जानकारी नहीं मिल पा रही थी जिससे मामले को जल्दी सुलझाया जा सके। संयोग से प्रदेश में 13 अप्रैल से लॉकडाउन लगने की वजह से पुलिस और प्रशासन के जिम्मे अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ गई थी। नतीजतन सुरेश कुमार साहू की हत्या की तहकीकात का मामला टल गया। लगभग 2 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा। लॉकडाउन खुलने के बाद थाना प्रभारी शांत कुमार साहू ने सुरेश साहू हत्याकांड की फाइल एक बार फिर से पलटनी शुरू की। उसकी नए सिरे से जांच के लिए एक खास टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने अपराधियों का सुराग लगाने के लिए लगभग 70 संदिग्ध लोगों के बयान दर्ज किए। जांच में 2 तथाकथित तांत्रिक सुभाष दास मनिकपुरी और माखन दास मनिकपुरी के नाम सामने आ रहे थे। दोनों ही महीनों से लापता थे। थाना प्रभारी ने दोनों की खोज करवाई। राम प्रसाद ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि उसके भाई की उनसे जान पहचान थी और घटना के दिन वो उनके पास ही गया था। उनकी तलाश के लिए पुलिस ने मुखबिर की भी सहायता ली। तब 16 नवंबर 2021 को माखनदास पकड़ में आ गया। उसने अपने घर वालों को बता रखा था कि वो सतना में रेलवे का गार्ड है। पुलिस उसे सतना से पकड़कर बिलासपुर ले आई। पूछताछ करने पर पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया और बताया कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए सतना में प्राइवेट काम कर रहा था। घर वालों से झूठ बोला था कि वो रेलवे में गार्ड है। सुरेश हत्याकांड के सिलसिले में कड़ी पूछताछ में वो टूट गया। उसने सुरेश के साथ हुई वारदात की सारी कहानी पुलिस को बता दी। उसके बाद पुलिस के सामने नई चुनौती सुभाष दास मानिकपुरी को ढूंढ निकालने की थी। अपने साथी सुभाष दास के बारे में माखन दास ने सिर्फ इतना बताया था कि वो जबलपुर में कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। वो शादीशुदा है, उसकी एक प्रेमिका भी है। उसके पत्नी से बहुत पहले ही संबंध टूट चुके थे। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए सुभाष दास की प्रेमिका का नाम मालूम कर लिया। फिर जबलपुर बिल्डिंग निर्माण वाले इलाके में गार्ड की नौकरी में लगे लोगों से पूछताछ करने लगी। पुलिस ने पहले छत्तीसगढ़ के रहने वाले गार्ड्स के बारे में जानकारी जुटाई। इसमें जबलपुर पुलिस की मदद से जांच टीम को सुभाष दास की भी जानकारी मिल गई। वो मेडिकल कॉलेज में बतौर गार्ड तैनात था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर बिलासपुर आई। पहले तो उसने नानुकुर की और गिरफ्तारी को लेकर सवाल जवाब करने लगा, किंतु जब उसे सुरेश हत्याकांड और तांत्रिक अनुष्ठान के बारे में बताया तब वो ठंडा पड़ गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसका सामना माखन दास से करवा दिया। उसे देखकर वो समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो सुरेश हत्याकांड से संबंधित सारी बातें बताने को तैयार हो गया। उसने पुलिस के सामने अपने इकबालिया बयान में पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बता दिया। साथ ही ये भी स्वीकार कर लिया कि सुरेश की हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी उसी की थी, जिसे वो अपने घर से लेकर आया था। दोनों ढोंगी तांत्रिकों की अंधविश्वास की करतूतें कुछ इस प्रकार से सामने आई। सुभाष दास मानिकपुरी मूलतः छत्तीसगढ़ के सरगुजा के बुंदिया लखनपुर का रहने वाला था। बचपन से ही उसे ये भरोसा हो गया था कि तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है और खूब धन पाया जा सकता है। उसने मात्र 8वीं तक की पढ़ाई की थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी तंत्र मंत्र और पराशक्ति की साधना में रुचि लेने लगा। वो वैसे लोगों से ही अधिक मिलता था जो तंत्र मंत्र की बातें करते थे। उसे लगता था कि इसमें इतनी अधिक शक्ति होती है कि इससे दुनिया का कोई भी काम चंद मिनटों में सिद्ध किया जा सकता है। ये बात उसके मन मस्तिष्क में काफी गहराई तक बैठ चुकी थी। नतीजा ये हुआ था कि उसका मन कभी किसी काम में नहीं लगता था। वो लाखों रुपए कमाने के लिए तंत्र मंत्र सामानों, हनुमान सिक्के, पीला कछुआ, रुद्राक्ष माला, पारदलिंग, हत्ता जोड़ी आदि को हासिल करने की कोशिश में लगा रहता था।
जहां कभी कोई ऐसी बात होती या कोई इस सोच का व्यक्ति मिलता तो वो उसके साथ हो लेता था। घंटों तंत्र मंत्र की चर्चा में लगा रहता था। उससे मिलने जुलने वाले लोगों को हर समस्या का उपाय तांत्रिक साधन से बताता था। जब उसके घर में लोगों ने देखा कि सुभाष हमेशा तंत्र मंत्र की दुनिया में रमा रहता है, तब उसकी शादी करवा दी। माता पिता ने सोचा घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आने पर उसमें सुधार हो जाएगा। उसकी शादी सरगुजा के प्रेम नगर की एक युवती के साथ हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही पत्नी उसके व्यवहार और बातों से ऊब गई और उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। सुभाष दास भी अपना गांव छोड़ बिलासपुर के कोरियापारा सिरगटी में जाकर रहने लगा। वहीं उसके एक महिला से प्रेम संबंध बन गए थे। अकेले रहने वाली महिला को लोग घरेलू उपचार करने वाली के रूप में जानते थे। वो उसके पास रहते हुए तंत्र मंत्र का काम भी करने लगा। जब लोग महिला के पास किसी मर्ज को ठीक करवाने के लिए आते थे, तब वो उससे तंत्र मंत्र की बातें कर उसकी ताकत के बारे में बताता था। दुख को दूर करने के लिए पूजा पाठ करने की सलाह दिया करता था। धीरे धीरे दूर दराज के लोगों के बीच वो तांत्रिक पूजा पाठ करवाने वाले साधक के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। उसी दरमियान उसकी मुलाकात माखनदास मानिकपुरी से हो गई। वो भी उसका हम उम्र था और अमसेना थाना सिरगट्टी का निवासी था। उसकी भी तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसा जादू हो जाए और कहीं से गड़ा हुआ अकूत खजाना हाथ लग जाए, ताकि उसकी जिंदगी मजे में कटने लगे। उसने भी सुभाष दास की प्रसिद्धि और साधना के बारे में सुन रखा था। माखनदास उसके पास आने जाने लगा। उसने उसे एक तरह से अपना गुरु बना लिया था। अब दोनों ही गुरु शिष्य बनकर आसपास के लोगों की हर समस्या का समाधान तंत्र मंत्र से करने का दावा करने लगे थे। यही उनके पैसा कमाने का जरिया बन गया था। पूजा पाठ के बदले में पैसे लेते थे, लेकिन उन्हें बड़ा हाथ नहीं लगा था। दूसरों को तो पैसों की बरसात का दावा करते थे, गड़े धन को ढूंढ निकालने का आश्वासन देते, लेकिन इसके लिए कोई वैसा इच्छुक व्यक्ति नहीं मिला था। एक दिन की बात है, माखनदास ने सुभाष दास से जिज्ञासावश पूछा, गुरु क्या सचमुच कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमें रुपए पैसे से मालामाल कर सकती है? ये हनुमान सिक्का क्या है? इसके बारे में सुना तो मैंने बहुत है, मगर संशय भाव से माखनदास के पूछने पर सुभाष दास ने जवाब दिया, अरे अगर मगर क्या होता है? क्या तुम्हें इस बात में शक है कि भूत प्रेत और आत्मा होती है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। ये तो मानना पड़ेगा कि आत्मा होती है, भूत प्रेत होते हैं। माखनदास ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर इसमें क्या इनकार है कि इन शैतानी शक्तियों को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो उसके जरिए कुछ भी किया करवाया जा सकता है। और सुनो, हनुमान सिक्का अगर किसी को मिल जाए तो आदमी लखपति क्या करोड़पति तक बन सकता है। ऐसी ही कितनी विद्याएं और साधनाएं हैं। मैं इसी दिशा में सफलता की ओर बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे भरोसा है कि शीघ्र ही मुझे इन शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगेगा। सुभाष दास ने आंखें घुमाते हुए कहा, गुरु फिर तो आप मालामाल हो जाओगे। अब मुझे भरोसा हो चला है कि ये ताकत होती है। मुझे जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। माखनदास खुश होते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुझ जैसा समझदार आदमी क्यों बार बार रास्ते से भटक जाता है। तुमने पहले भी मेरा साथ दिया था और मैंने इस दिशा में कई सफलताएं पाई है, तभी तो लोगों का हम पर भरोसा भी बना है। सुभाष दास ने समझाया, गुरु जब सफलता नहीं मिलती तो मन टूट जाता है। कितने ही लोगों को मैंने आपसे मिलवाया और आपने उनको हनुमान सिक्के 21 नाखून के रास्ते बतलाए, तंत्र मंत्र भी किया, मगर लाभ कहाँ मिला? ऐसे में आप ही बताओ, मन कैसे नहीं विचलित होगा? फिर भी मैं मानता हूं कि तंत्र मंत्र की इस विद्या से कोई भी लखपति करोड़पति बन सकता है। कई बार साधना में असफलता भी मिलती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। आप में कुवत भी है। माखनदास बोला, होगा, जरूर होगा। हमें सफलता भी मिलेगी, लोगों को हमारी साधना का भी फल मिलेगा। बस भरोसा रखो। एक दिन तुम भी देखना किस तरह से मैं तंत्र मंत्र की ताकत से तुमको भी मालामाल कर दूंगा। असल में हमें जैसी साधना करनी चाहिए उसमें चूक हो रही है, ये मैंने एहसास कर लिया है। कल देखना, देखते ही देखते मानो
छप्पर फट जाएगा और सोना चांदी बरसने लगेगा। सुभाष दास ने अपनी लच्छेदार बातों से माखन दास को प्रभावित कर दिया था। ऐसा है तो गुरु कुछ जल्दी करो, क्यों हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं? माखन दास बोला। ठीक है, तुमने एक बार मुझे सुरेश साहू से मिलवाया था, उसे तुम फिर लेकर आओ। और सुनो, इस बार जो तंत्र मंत्र मैं करूंगा वो किसी भी हालत में खाली नहीं जाएगा, हम दोनों मालामाल हो जाएंगे। सुभाष दास बोला। ठीक है गुरु, मैं आज ही सुरेश से मिलता हूँ और उसे आपके पास लेकर आता हूँ। बेचारा कितने सालों से धन की खोज में लगा हुआ है, आपने भी उसे आश्वासन दिया था। ठीक है, उसे जितनी जल्दी हो सके ले आओ। हम मुरु पथराली खार में तंत्र साधना करेंगे। ये साधना बहुत महत्वपूर्ण होगी और सफलता मिलने की पूरी 100% गारंटी है। अगले ही दिन माखन दास ने सुरेश कुमार साहू की सुभाष दास से मुलाकात करवा दी। खरकेन में संतराम साहू का बड़ा बेटा सुरेश कुमार साहू सुभाष दास से मिलकर काफी प्रभावित हुआ। उसके सामने ही माखन दास ने कहा, गुरु, ये हमारे गांव के खूब पैसे वाले हैं, पूरा परिवार सुखी संपन्न और मान मर्यादा वाला है। अभी इनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, मगर इन्हें भरोसा है कि इनके पुश्तैनी घर में गड़ा धन रखा हुआ है। आप कृपा कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुभाष दास मानिकपुरी ने माखन दास की बातें सुनकर सुरेश साहू की ओर अपलक देखते हुए कहा, मैं यहाँ बैठे बैठे सब ठीक कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम आने वाले समय में बहुत पैसे वाले बनने वाले हो। तुम्हारे मकान के नीचे खूब सोना चांदी छिपा हुआ है जो तुम्हारे पूर्वजों का है। ये सुनकर सुरेश तांत्रिक सुभाष दास मानिकपुरी के पैरों पर गिर पड़ा और सविनय कहा, गुरुदेव, हम पर कृपा करो, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगर वो धन हमें मिल जाएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारे घर में खुशियां लौट आएंगी, हमारे कर्जा चुकता हो जाएंगे। सुभाष दास ने सुरेश की अधीरता को भांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारे घर आकर के एक तांत्रिक साधना करनी पड़ेगी। ये सुनकर सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, आपका वहां आना सब पसंद नहीं करेंगे। मेरा भाई और उसकी पत्नी तो इस पर थोड़ा भी यकीन नहीं करते हैं। इस पर हंसते हुए सुभाष दास ने मधुर वाणी में कहा, दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस पर भरोसा नहीं करते, मगर जब वे देखेंगे कि पैसों की हांडी बाहर आ गई है तो खुशी से नाच पड़ेंगे। हाँ, ये बात तो सही है, मगर मैं उन्हें कैसे समझाऊं? कोई रास्ता निकालो गुरुदेव। सुरेश बोला। देखो भाई, तुम अपने घर में बात करो और उन्हें समझाओ। देखो, अगर तंत्र साधना की तैयारी करोगे तो भला तुम्हारे परिवार का ही है। उन्हें इस साधना को घर में सुख शांति बनाए रखने वाला कहकर मना लो। सुभाष दास की बातें सुनकर सुरेश समझ गया कि कैसे अपने परिवार के सदस्यों को इस साधना के बारे में आश्वस्त करना है। यही फैसला कर सुरेश साहू अपने घर पहुंचा और अपने भाई राम प्रसाद से बात की। उसने कहा, भैया, अगर आप बुरा ना माने तो सिर्फ एक बार घर में तांत्रिक साधना करवा ले, मुझे विश्वास है कि आपको भी यकीन हो जाएगा। सुरेश साहू की बातें सुनकर बड़े भाई राम प्रसाद साहू ने कहा, भाई, मुझे तो इस सब में कोई विश्वास नहीं है, मगर तुम चाहते हो तो एक बार पूजा पाठ करवा कर देख लो। ये सुनकर ही सुरेश साहू खुश हो गया और 2 दिन बाद ही सुभाष दास और माखन दास को तांत्रिक साधना के लिए घर बुला लिया। उनके घर पर सुभाष दास और माखन दास आए और रात भर तंत्र साधना करते रहे। उन्हें विश्वास दिलाया कि जैसे ही ये सिद्धि पूरी होगी, उनके घर में गड़ा हुआ रुपया उन्हें मिल जाएगा। ये अनुष्ठान 3 दिन तक चला, जो रात के समय पर ही किए गए। इसके बदले में दोनों तांत्रिकों ने मोटी फीस वसूली। उसके बाद भी जब गड़ा धन नहीं निकल पाया, तब दोनों तांत्रिक बगले झांकने लगे। सुभाष दास ने माखन से कहा, भाई, मुझे लगता है यहाँ कोई गड़ा धन है ही नहीं। माखन दास ने धीरे से कहा, फिर आगे क्या होगा? सुरेश साहू तो हाथ से निकल जाएगा। सुभाष दास ने कहा, मैंने तंत्र साधना पूरी कर ली है। अगर रुपए होते तो हमें इशारा मिल जाता। अब अगर यहाँ रुपए नहीं है तो मैं और तुम क्या कर सकते हैं? इन लोगों को गलतफहमी है कि उनके पूर्वजों ने पैसा जमीन में गाड़ कर रखा था। ये भी हो सकता है कि आसपास के किसी जानकार तांत्रिक ने साधना करके पहले ही यहाँ का गड़ा धन
दूसरे की जमीन में खींचकर निकलवा लिया हो। कई बार ये भी होता है कि गड़ा हुआ धन अपने आप कहीं दूसरी जगह चला जाता है। माखन ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने भी सुना है। इस पर दोनों ने तय किया कि सुरेश साहू और उसके परिवार को ये विश्वास कर लेना चाहिए कि तंत्र साधना के बाद भी गड़ा हुआ धन नहीं मिल रहा है तो फिर आगे दूसरा उपाय भी किया जा सकता है। जब ये बात सुरेश साहू को माखन ने बताई तो वो सिर पीट कर रह गया और बोला, बड़े भैया तो मुझे घर से निकाल देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ऐसा मत करो, मगर मैं ही नहीं माना। तुम लोगों ने तो मुझे बुरी तरह से लूट लिया है। इस पर सुभाष ने कहा, देखो विश्वास में बड़ी ताकत होती है, आस्था रखो। एक दिन अगर गड़ा धन नहीं मिला है तो मैं अपनी तंत्र साधना से रुपयों की बारिश आसमान से करवा दूंगा, या फिर अगर तुम्हारा गड़ा धन किसी ने खींच लिया है या कहीं चला गया है तो उसके लिए भी साधना कर छीन लाऊंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। आखिरकार सुरेश ने हाथ जोड़ करके विवश होकर तांत्रिकों के आगे घुटने टेक दिए। कई महीने के बाद एक दिन अचानक सुरेश साहू से माखन की मुलाकात हो गई। औपचारिक बातचीत करने के बाद सुरेश ने सुभाष दास का हालचाल पूछ लिया। माखन ने बताया कि वे बड़ी साधना में लगे हुए हैं, मगर तुम्हारे गुरु ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सुरेश ने नाराजगी दिखाई। देखो भाई, भरोसा रखो, तंत्र साधना कोई मजाक या जादू की छड़ी नहीं है, हर किसी का इससे भला भी नहीं होता। हालांकि हमारे गुरु सुभाष दास बहुत पहुंचे हुए हैं। उस समय या तो तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा था या फिर तुम्हारे भाई और परिवार को विश्वास नहीं था, इस कारण भी साधना में कमी आ सकती है। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें भरोसा है तो गुरु की शरण में आ जाओ, फिर देखो कैसे तुम मालामाल हो जाते हो। माखन दास की बड़ी बड़ी बातें सुन करके सुरेश कुमार साहू को भरोसा हो गया कि घर में धन का घड़ा इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो धन किसी ने अपने पास खींच लिया था, या फिर हो सकता है पहले ही किसी ने उसे निकाल लिया हो। सुरेश साहू माखन की बातों से संतुष्ट होकर बोला, ठीक है, एक बार मुझे अपने गुरु से मिलाना, मुझे भी अपने साथ जोड़ दो ताकि मेरा भी खर्चा चलता रहे। माखन दास ने सुभाष दास से सुरेश साहू की पूरी बात बताई। इस पर सुभाष दास की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, देखो इस बार मैंने कुछ नई जानकारियां इकट्ठा की है। सोशल मीडिया पर यूट्यूब है, वहां पर तंत्र मंत्र साधनाओं को देख करके मुझे पूरा यकीन है कि हम मालामाल हो जाएंगे। अब सुरेश साहू को कुछ मिले ना मिले, तुम और मैं तो मालामाल हो सकते हैं। बताओ कैसा रहेगा? ठीक है गुरु, जैसा आप कहो। आखिर हम भी कब तक गरीबी के दिन गुजारते रहेंगे। तो तुम मुझे अपना पूरा साथ दोगे? मैं तन मन से आपके साथ हूँ। माखन दास ने बड़ी श्रद्धा के साथ सुभाष दास के सामने हाथ जोड़ करके कहा, तो सुनो, आज हम जो साधना करेंगे उसमें हमें खून देना होगा, और अगर हमने खून दे दिया तो समझो कि हम तो करोड़पति हो गए। ये शब्द सुनकर माखन दास के ललाट पर पसीने की बूंदें आ गई। घबराकर वो इधर उधर देखने लगा। ये देखकर सुभाष दास हंसने लगा। देखो, तुम तो मेरे चेले हो, मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। हाँ, सुरेश का कैसा रहेगा? हाँ, मुझे मंजूर है। सुभाष दास की बात सुनकर माखन ने सहमति जताई। देर शाम को सुरेश तंत्र मंत्र के इंतजाम के साथ आ गया। तीनों तंत्र मंत्र साधना के सारे सामान जुटाकर मुरु पथराली खार, जो बिलासपुर के सिरगटी में स्थित है, वहां जा पहुंचे। यहाँ सुनसान जगह में देर रात को सुभाष दास ने अपना आसन जमाया और तंत्र साधना करने लगा। माखन दास और सुरेश साहू पास में बैठे हुए थे। 2 घंटे के अनुष्ठान के बाद सुभाष उठा और चलने का इशारा किया। मानिक ने वहां का सारा सामान समेटा और सुरेश की मोटरसाइकिल पर रख दिया। कुछ देर में तीनों पैदल ही पास के खंडर नुमा वीरान पुराने मकान में थे। वहां फिर से अनुष्ठान की तैयारी की गई। सुरेश को साधना पूरी होने तक आंखें बंद रखने की हिदायत दी गई। 1 घंटे तक सुरेश साहू आंखें बंद करके बैठा रहा। सुभाष ने अपने थैले से कुल्हाड़ी निकाली और उसका पूजन किया। उसने दीपक की लौ से कुल्हाड़ी की धार गर्म की, फिर एक झटके में सुरेश के सिर पर दे मारी। अचानक हुए तेज वार से सुरेश तिलमिला गया। उसकी चीख निकल पड़ी। आंखें खोली तब तक सुभाष दास ने उस पर 3-4 वार और कर दिए। कुल्हाड़ी की चोट से वो लहूलुहान हो गया और थोड़ी देर में उसकी वहीं पर मौत हो गई।
उसके खून से सुभाष दास ने थोड़ी देर और तंत्र साधना की। माखन दास हाथ जोड़कर खड़ा आसमान से रुपए पैसे बरसने का इंतजार करने लगा, क्योंकि सुभाष दास ने खून देने के बाद रुपए पैसे आसमान से बरसने की बात कही थी। जब कुछ देर बाद भी कोई रुपए पैसा नहीं बरसा, तब माखन ने सुभाष की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। अब सुभाष भी घबरा गया। माखन दास बोला, गुरु अब क्या होगा? सुभाष आकाश की तरफ देखते हुए बोला, यार मैंने पढ़ा था कि खून देने के बाद मृतक की आत्मा आती है और वो सारी समस्या का समाधान कर देती है। लगता है जरूर कोई चूक हो गई है। अब क्या होगा? हमें रुपए भी नहीं मिले और सुरेश की हत्या भी हो गई। अब तो जेल जाना पड़ेगा। सुभाष दास ने कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद दोनों वहां से भाग गए, शहर ही छोड़ दिया। इस पूरे मामले की जांच के बाद 17 नवंबर 2021 को एडिशनल एसपी रोहित कुमार झा, एसपी गरिमा द्विवेदी और जांच अधिकारी शांत कुमार साहू ने मीडिया के सामने सुरेश साहू हत्याकांड पर से पर्दा हटा दिया। पुलिस ने थाना सिरगटी बिलासपुर में अपराध दर्ज करके आरोपी सुभाष दास माखन दास को धारा 302, 201 और 120B के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।